हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुंदनपुर कहकर एक गांव में भैरवी नाम की एक अनाथ लड़की अपने मामा कुलभूषण और मामी चंदा के साथ रहती थी। भैरवी की मामी चंदा उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती और उस बेचारी से दिन भर काम करवाती रहती। चल चलो महारानी, आराम वाराम नहीं करना है। तुझे घर के कोने कोने की सफाई करनी है, और अगर तूने कोई आनाकानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? लेकिन मामी जी, मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था कल। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई क्रीम हो तो दे दो ना मामी जी। क्रीम नहीं है, एक जोरदार लापड़ लगा कर दूंगी ना मैं जब तुझे अभी। चल अपना नाटक बंद कर और काम पर लग। आई बड़ी छुई मोई। चंदा भैरवी पर रत्ती भर भी दया नहीं करती और उससे ढेर सारा काम करवाती रहती। भैरवी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसीलिए चंदा उससे दिन में 50 से 60 लोगों के टिफिन्स का खाना बनाकर उन्हें बेचती थी, और वो उसमें का 1 रुपया तक भैरवी को नहीं देती थी। कुलभूषण को भैरवी को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन चंदा उसे भी नहीं छोड़ती। चंदा, छोड़ दो ना भैरवी को, क्यों उस पर इतना अत्याचार करती रहती हो? ओ मामा नंबर 1, तुम तो अपने मुंह पर ताला ही लगा लो, वरना तुम्हें ना मिक्सर में डालकर पीस दूंगी। हाँ, बड़े आए अपनी भांजी की तरफदारी करने, खुद के काम पर ध्यान दो पहले। एक दिन बेचारी भैरवी बुखार से तप रही होती है। उसके बावजूद चंदा उससे टिफिन सर्विस का खाना बनवाती है और लाचार भैरवी रोते हुए खाना बनाती है। उसकी आंखों से गरम गरम भाप निकल रहे थे और हाथ पांव थर थर कांप रहे थे, लेकिन ये सब चंदा नहीं देखती। उनके मोहल्ले में डाकू मंगल सिंह आता था। एक दिन मंगल सिंह को भैरवी बहुत पसंद आ जाती है और वो चंदा से चुपके से मिलकर कहता है, ओ चंदा रानी, तुम्हारी भांजी अपन को बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए अपन उसे अब अपना बनाने के लिए आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर भैरवी चाहिए तो तुझे मोटी रकम देनी होगी, फिर ही मैं ये सौदा पक्का करूंगी। हाँ। भैरवी मंगल सिंह और चंदा की ये सौदे की बातें सुन लेती है और ये सब सुनकर तो एक पल के लिए उसकी सांस ही सूख जाती है। इसका मतलब मामी जी मुझे 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 बेचने की फिराक में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस डाकू के पास नहीं जाऊंगी। मैं मामा जी को भी ये बात नहीं बता सकती। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। भैरवी अपने मिट्टी के गुल्लक को तोड़कर जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें लेकर वहां से भाग जाती है और गांव के बस स्टेशन पर जाकर टिकट निकालती है और बस में सवार होकर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चली आती है। वो उस गांव में नई नई थी, इसीलिए बहुत घबरा रही थी। तभी वो सड़क पर चल ही रही थी कि अचानक से एक कार से टकराते टकराते बच जाती है। कार के अंदर उस गांव का सरपंच का बेटा होता है, जिसका नाम नमन होता है। नमन गाड़ी से बाहर उतरकर भैरवी से माफी मांगने आता है। आई एम रियली सॉरी। आप ठीक तो है ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्रेट। देन वैसे आप इस गांव में नई आई हो? जी हाँ। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम नमन है, इस गांव के सरपंच का बेटा। जी नमस्ते, मेरा नाम भैरवी है। नमन और भैरवी अपनी पहली मुलाकात में एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब भैरवी गांव के बाजारों में जाती है, तभी वो एक खिलौने वाले की दुकान पर जाकर उसके खिलौनों को बेचने में मदद करती है। उस व्यक्ति का नाम केशव लाल होता है। केशव लाल भैरवी की सारी कहानी जानने के बाद उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। केशव लाल की बीवी वसुधा भी भैरवी से बहुत अच्छी तरह से पेश आती है। भैरवी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन ये क्रूर दुनिया अक्सर अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख देती है। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मुझे अपनी भाभी और केशव लाल को अपना बड़ा भाई मानकर हमारे साथ रहो। वसुधा भाभी, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप दोनों मुझे मिले। अरे चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। नहीं भाभी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे लेकिन भैरवी। केशवलाल भैया,
मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक बार मेरे हाथ का खाना चख कर तो देखिए। भैरवी खाना बनाती है और केशव लाल और वसुधा को भैरवी के हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। भैरवी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें तो अपना ढाबा खोलना चाहिए। गांव के सरपंच अगले हफ्ते मेला लगाने वाले हैं। वो मेला पूरा 1 महीने तक चलेगा। उसमें तुम अपना छोटा सा ढाबा लगा देना और उसमें खाना बनाकर बेचना। अरे वाह, ये करने में तो कितना मजा आएगा। हाँ भैरवी, तुम जितने पैसे कमाओगी उन्हें संभाल कर रखना। 1 महीने बाद तुम भी अपना खुद का ढाबा खोल लेना, है ना? हाँ भैया भाभी, आप दोनों एकदम सही कह रहे हो। तो तय रहा, भैरवी गांव के मेले में अपना ढाबा खोलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी और इस नई शुरुआत में सफल होकर ही रहेगी। क्यों? हाँ भाभी। भैरवी अब गांव के मेले में अपना छोटा सा ढाबा खोलती है और उसके हाथ का खाना खाकर लोग उसकी खूब तारीफें करते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भाई! ये दाल मखनी और पुलाव तो आहा, एकदम जबरदस्त। नंबर 1 खाना है भैरवी बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धन्यवाद भाई साहब। नमन भी उस मेले में रोज आता था। वो रोजाना भैरवी को मेले में छुप छुप कर देखते ही रहता था। भैरवी भी उसे चुप छुप कर देखती थी। दोनों के बीच प्यार का भाव जागने लगता है। लेकिन भैरवी के फूड स्टॉल पर दिन भर भीड़ लगी हुई होती थी, इसीलिए नमन उससे मिलने नहीं आ पाता था। भैरवी के ढाबे की तरक्की देख उसके बगल वाली चमेली को बहुत जलन होती थी। मन तो करता है कि इस भैरवी का गला दबाऊं। 30 दिन में से 5 दिन तो निकल गए, अब बचे 25 दिन। इसके ढाबे के कारण मेरे ढाबे में कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं, मैं इसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। हर साल मेले में तो बस मेरा ही ढाबा चलता है और इस साल मैं इस कल की आई बेवकूफ लड़की को मुझे मात देने का मौका नहीं दे सकती। हाँ, नहीं तो। चमेली गुस्से में होती है। रात में वो भैरवी के ढाबे पर जाकर उसके ढाबे की तोड़फोड़ करती है और उसके सारे सामान का सत्यानाश कर देती है। ये सब नमन और उसके पिता आलोकनाथ देख लेते हैं और वो दोनों चमेली को रोकते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो चमेली? बेचारी भैरवी का नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, अब समझा, तुम उसकी प्रगति से जल रही हो, इसीलिए ये सब कर रही हो ना? ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हें इस गांव में रहना है या नहीं? चमेली बहुत घबरा जाती है और सरपंच को देख उसके पसीने छूटने लगते हैं। माफ कर दीजिएगा सरपंच साहब, वो मैं कुछ नहीं। तुम अभी के अभी इस गांव को छोड़कर चली जाओ। अगर तुम इस गांव में दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, इतना समझ लेना तुम। नमन की ये बात सुनकर चमेली डर जाती है और वो गांव छोड़कर चली जाती है। नमन सुबह होने से पहले भैरवी का सारा सामान समेट देता है और जिस सामान का नुकसान हुआ होता है उसे नए सामान से बदल देता है। भैरवी 1 महीने बाद ढेर सारे पैसे कमाकर उस गांव में अपना ढाबा खोल लेती है। नमन और भैरवी दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। मिथुलपुर कहकर एक गांव में निहार अपनी बूढ़ी विधवा माँ कुसुम लता के साथ रहता है। निहार एक अमीर लड़की रोमा से शादी कर लेता है। रोमा और निहार दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं। रोमा जब निहार से शादी कर लेती है तभी उसके परिवार वाले उसे बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती और अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल आते ही वो जब कुसुम लता को देखती है तभी वो गुस्से से लाल हो जाती है। माँ जी, ये क्या होलिया बना रखा है आपने? निहार, तुम अपनी माँ के लिए अच्छी साड़ी नहीं लाते क्या? ये क्या पुराने जमाने जैसी साड़ी पहन रखी है इन्होंने? इससे अच्छी साड़ी तो मेरे बंगले में काम करने वाली शांति पहनती है। लेकिन रोमा बहू, मैं ऐसी साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। नए ज़माने का तौर तरीका भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये साड़ी और सिंपल साड़ियाँ ही पसंद हैं। लेकिन माँ जी, इसमें तो आप एकदम कचरे वाली या कोई नौकरानी लग रही हो। माइंड और लैंग्वेज रोमा। मेरी माँ को पुराने जमाने का फैशन पसंद है, तो तुम उन्हें इस तरह बुरे बुरे कमेंट्स नहीं कर सकती। रोमा की सास कुसुमलता ही सारा काम कर दिया करती, जिस वजह से रोमा दिन भर महारानी की तरह आराम करती रहती। एक दिन जब रोमा की सहेलियां उसके ससुराल में आती हैं तभी कुसुमलता आंगन में गोबर लेप रही होती है।
ईव, ये कैसी स्मेल है यार। लगता है तेरी सास आंगन में गोबर की लिपाई कर रही है। ओह गॉड, तू ये कौन सी दुनिया में आ गई रोमा। तू पहले कितनी अमीर थी और अब मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अपनी सास के रंग में रंग कर रोमा भी उसकी तरह देसी बहन जी ना बन जाए। कुसुमलता की वजह से रोमा की सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। उनके जाने के बाद ये सब क्या नाटक चल रहा है आपका माँ जी? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के पीछे तुली हुई हैं आप? लेकिन बहू, गोबर आंगन में लीपने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। उसे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है बहू। ओह प्लीज, आप मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर मत दो, वरना मैं यहीं पर चकरा कर गिर जाऊंगी। आइंदा से अगर आप मेरी फ्रेंड्स के सामने आई तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुमलता रोमा को अपनी बेटी समान मानती थी, इसीलिए वो उसकी किसी बात पर उससे लड़ती नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ अच्छे से ही पेश आती है। अगली सुबह वो पूरे डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन पकाकर रखती है। कल रोमा बहू बहुत गुस्से में थी। आज इन सभी स्वादिष्ट पकवानों को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। रोमा जब डाइनिंग टेबल के पास आकर नाश्ते के लिए वो सारा खाना देखती है, तभी वो चिल्ला पड़ती है। आपको मैंने पहले दिन से ही कहा है ना कि मुझे ये सारा ऑयली और अनहेल्दी खाना नहीं पसंद, तो क्यों आप मेरी बात नहीं मानती? माँ जी, आपने ठान ही लिया है ना कि आप मेरे नाक में दम करके ही रहोगे। सीरियसली, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जाइए, जाकर तेल लाइए और मेरे पैरों की मालिश कीजिए। लेकिन वो, अरे जाइए ना। अब क्या पंडित को बुलवाकर मैं शुभ मुहूर्त निकलवाऊं? हाँ, नॉनसेंस बुढ़िया। कुसुमलता बेचारी रोमा के पैरों की मालिश करती है और रोमा मजे से आराम करती है। रोमा को अब जैसे तैसे कुसुमलता को अपनी जिंदगी से निकालना था, क्योंकि उसकी वजह से रोमा का स्टेटस खराब हो रहा था और उसे एक गंवार और अनपढ़ सास नहीं चाहिए थी। इसीलिए एक रोज जब निहार काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, उस दिन रोमा कुसुमलता को लेकर दूसरे गांव चली जाती है। ये हम कहाँ आ गए बहू? ये कौन सी जगह है? रोमा कुसुमलता को गाड़ी से धक्का मारकर बाहर गिरा देती है, जिससे कुसुमलता के सिर पर गहरी चोट आती है। बहू, अब यह सड़क ही तेरा घर है बुढ़ी, क्योंकि अब मैं और निहार कभी तुझे मिलने नहीं आएंगे। अब मांगती बैठ भीख, भिखारन कहेंगे। इतना कहकर रोमा कार आगे ले जाती है और वहां से चली जाती है। बेचारी कुसुमलता उस अनजान गांव में रास्ते पर ही पड़ी हुई होती है। थोड़ी देर में बारिश आती है और कुसुमलता अपना बचाव करते हुए वहां से भागकर एक मंदिर में जाकर बैठती है। उसके उस गांव में कोई नहीं था। जब निहार घर वापस आ जाता है, तभी रोमा रोने का नाटक करती है और वो उसे बताती है कि कुसुमलता का खाई से गिरकर एक्सीडेंट हो चुका है। माँ जी नहीं रही निहार, माँ जी नहीं रही। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो रोमा? हाँ निहार, वो कुछ लोगों के साथ किसी मंदिर के दर्शन करने जा रही थी, एक गाड़ी में बैठकर। लेकिन उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और वो गाड़ी सीधे खाई में जाकर गिर गई। निहार रोमा की बात को सच मान लेता है और वो यही मानता है कि कुसुमलता मर चुकी है। कुसुमलता भी निहार के आने की राह देखती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि निहार भी रोमा के साथ शामिल है। इसीलिए वो उम्मीद छोड़ देती है और अकेली ही उस गांव में काम ढूंढने लगती है। लेकिन उसका हुलिया देखकर कोई उसे काम नहीं देता, जिस कारण बेचारी कुसुमलता के पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कुसुमलता चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगती है और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके बचपन की सहेली पद्मा से होती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे कुसुमलता, तू यहाँ इस तरह? पद्मा को देखते ही कुसुमलता भावुक होकर उसके गले से लग जाती है और पद्मा भी उसे अपने गले से लगाने में जरा भी घिन नहीं करती। वो उसे अपने घर ले जाती है और वहां जाने के बाद कुसुमलता पद्मा को सारी बात बताती है। कुसुमलता के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानने के बाद पद्मा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो कुसुम, तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तू इसे अपना ही घर समझ और यहाँ जितने दिन रहना है ना रह, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। धन्यवाद पद्मा।
पद्मा के घर पर पद्मा के बेटा धीरू और बहू नीति उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये लो कुसुम काकी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना। 1 मिनट रुकिए, आम का अचार भी ला रही हूँ, मैंने बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है। ठीक है नीतू बिटिया, सच में पद्मा तेरी बहू नीति बहुत अच्छी है। काश मैं भी तेरे जैसी भाग्यशाली होती। कुसुमलता घर पर ही नहीं जहां उसने कुसुमलता को छोड़ा होता है, और तभी कार ड्राइव करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे कुसुमलता देख लेती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। रोमा को 2 दिनों बाद होश आता है। तभी उसके सामने हॉस्पिटल रूम में निहार और कुसुमलता होते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया रोमा। मुझे माफ कर दो निहार। और माँ जी, आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपको मैंने इतना दुख दिया, उसके बावजूद भी। निहार, मैं जानती हूँ जो मैंने किया है ना, उसके बाद तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसीलिए तुम जा सकते हो निहार, मुझे छोड़कर। और माँ जी, आप भी पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। रोमा को रोते देख कुसुमलता उसे अपने गले से लगा लेती है। बस बेटा बस। रोमा के आंसू सच्चे थे और वो सच में सुधर चुकी थी, इसीलिए कुसुमलता उसे माफ कर देती है और तीनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और कुसुमलता अपने ठेले को अपने गांव में शुरू करती है और खूब तरक्की करती है। उषा को 2 बेटे होते हैं जिनके नाम कार्तिक और मनीष होते हैं। बड़े बेटे मनीष की शादी एक अमीर घराने की लड़की माया के साथ हुई होती है। माया स्वभाव से बहुत घमंडी और कंजूस होती है। कार्तिक को एक गरीब घराने की लड़की ऋतु से प्यार होता है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। अरे माया बहू, कहाँ रह गई तू? चल चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ भी तो जाना है ना। तेरे देवर को घोड़ी चढ़नी है। तू नहीं चलेगी क्या? मॉम, आर यू सीरियस मॉम? मैं भला उस मिडिल क्लास इलाके में कैसे जाऊंगी, उन गली गलियारों में जहाँ हाइजीन 0 होता है। नो हाइजीन। नहीं, मैं नहीं आ रही शादी में। लेकिन माया बेबी। नहीं मनीष, तुम्हें चाहे मेरा ये बर्ताव अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे उस गरीबों की बस्ती में नहीं जाना, दैट्स ऑल। उषा ये बात अपने पति देवेंद्र और छोटे बेटे कार्तिक को नहीं बताती ताकि उनको बुरा न लगे। जब शादी में देवेंद्र और कार्तिक माया को गायब देखते हैं तभी माँ, माया भाभी नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ है वो? मेरे लिए कोई स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रही हैं क्या? हाँ भाग्यवान है। कहाँ माया बहू? जी वो दरअसल उसके पैर में अचानक से मोच आ गई है, इसीलिए वो शादी में नहीं आ पाएगी। इस तरह उषा उन्हें झूठ बोलकर उस बात को टाल देती है। कार्तिक और ऋतु की शादी हो जाती है और ऋतु घर में बहू बनकर आती है। उसके खाने की पहली रसोई को देखकर ओह नो, ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया मतलब? अरे माया बहू, ऋतु बहू ने खाना ही तो बना कर दिया है, कोई कंकड़ का सूप थोड़े ना दिया है। ऋतु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने इतना महंगा तेल यूज कर दिया और ये ड्राई फ्रूट्स क्यों डाले हैं खीर में? मैंने इन्हें विदेश से मंगवाया है। तुम्हें क्या समझ आएगा? हाँ, तुम तो गरीबों के वो सस्ते ड्राई फ्रूट्स ही खिलाती होगी। हाँ। भाभी वो माया भाभी, अगर यूज कर लिया तो कर लिया, उसमें इतनी कौन सी आफत आ गई? और हाँ, आपके पैर की मोच ठीक हो गई? माँ तो कह रही थी कि आपके पैर में मोच आई है और उसी वजह से आप शादी में नहीं आई। अच्छा, तो मॉम जी ने झूठ बोला। चलो तो फिर मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। सच ये है कि मुझे उस गरीब इलाके में नहीं आना था और इसीलिए मैंने शादी में जाने से सरासर मना कर दिया। कार्तिक और ऋतु ये बात जानकर बहुत हैरान और दुखी होते हैं। माया ऐसा एक मौका नहीं छोड़ती। वो हर समय बस अपनी अमीरी से ऋतु को नीचा दिखाती रहती, लेकिन ऋतु वैसी नहीं होती। ऋतु भले ही गरीब होती है, लेकिन वो सभी का ख्याल रखना अच्छे से जानती है। एक दिन जब घर में गांव से मेहमान आते हैं तभी अरे बड़ी बहू, तनिक गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तो ला, वैसे भी मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। हाँ, मुझे भी प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, मैं भी खाऊंगी। ओ हेलो, आप लोगों ने क्या मुझे किसी ढाबे की नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं। अगर आप दोनों को प्याज के पकौड़े खाते हुए रोमांस करना है ना, तो जाइए जाकर बाहर गुल खिलाइए। ओके? माया बहू, ये क्या बदतमीजी है?
इस तरह से कौन बात करता है बड़ों से? तुमने अपने ही मान मर्यादा सब बेच दी है क्या? उषा मुंह बनाती है। तभी ऋतु मेहमानों के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और चाय बना कर लाती है। चिंता मत कीजिए चाचा चाची जी, ये लीजिए ये प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय। अरे देखो देखो, सीखो अपनी देवरानी से कुछ। कितनी गुणवान और सर्वगुण संपन्न है ये। सच में तुम गरीब घराने की तो हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है ऋतु। धन्यवाद चाचा जी चाची जी। इसी तरह सभी ऋतु की तारीफों के पुल बांधते हैं और माया के बुरे बर्ताव के कारण उसकी बुराई करते हैं। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है और धीरे धीरे वो गुस्सा जलन में बदलने लगता है। एक दिन माया ठान लेती है कि अब देखना कैसे मैं अपना हक लेकर बंटवारा करती हूँ, और फिर मैं और मनीष अलग रहने लगेंगे, एक सुंदर सी दुनिया बसाएंगे। माया अगले दिन अपने सारे पैसे और जेवर ऋतु की अलमारी में रखती है और फिर हंगामा मचाकर घर को सर पर उठाती है। नहीं, मेरे पैसे और जेवर, अरे कहाँ चले गए? कौन ले गया उन्हें? क्या हुआ माया बहू, तू इतना बौखलाई हुई क्यों है? मॉम जी, मेरे जेवर और पैसे मेरी अलमारी से गायब हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? तुम एक काम करो, पूरे घर में ढूंढ लो, क्या पता यहीं कहीं रखे हो और तुम्हें मिल भी जाए। हाँ भाभी, पापा जी सही कह रहे हैं। माया पूरे घर में अपने जेवर और पूरे पैसे ढूंढने का नाटक करने लगती है और वो ऋतु की अलमारी से जेवर और पैसे निकालकर सभी को दिखाती है। ये देखिए, मेरे सारे पैसे और जेवर इस गरीब गंवार ऋतु की अलमारी में थे। मुझे पहले से ही पता था कि ये गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं। इन्हें जरा भी पैसे और जेवरात दिखे नहीं कि इनके हाथों में खुजली होने लगती है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं क्यों चोरी करूंगी आपके जेवर और पैसे? भाभी, आप बहुत गलत समझ रही हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, माता रानी की सौगंध। हाँ माया भाभी, ऋतु गरीब जरूर है, लेकिन वो आपकी तरह कंजूस और लालची नहीं है। छोटे नहीं मनीष भैया, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी बीवी को मेरी बीवी से बात करने की तमीज नहीं है, तो मैं क्यों तमीज का ध्यान रखूं? बस, अब मुझे इस घर में और नहीं रहना है। मुझे बंटवारा चाहिए। मैं और मनीष अलग रहना चाहते हैं। हाँ माँ पापा, हमें इस घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। माँ पापा, माया और मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो और हमें इस घर से जाने दो। लेकिन मनीष बेटा। नहीं, अब इस बंटवारे को कोई नहीं रोक सकता है। देवेंद्र और उषा माया और मनीष को उनका हिस्सा दे देते हैं और वो दोनों अलग रहने लगते हैं। वो दोनों अब परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते हैं। थोड़े महीनों बाद माया गर्भवती हो जाती है, लेकिन तभी पैसा होने के बावजूद भी उसके पास उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता। मैं अपने मायके वालों को भी नहीं बुला सकती और किसी नौकरानी को घर पर बुलाना रिस्क है, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ और प्रेग्नेंट भी। मनीष तो दिन भर काम पर रहता है। काश ऋतु और मॉम जी होते, वो दोनों मेरा बिना थके ख्याल रखते। मुझे अब जाकर उनकी अहमियत समझ में आ रही है, परिवार की अहमियत समझ आ रही है। 9 महीने माया के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक दिन अचानक से माया का पेट बहुत दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। आ, आ, आ! तभी वहां पर ऋतु आ जाती है और वो माया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उसे एक प्यारा सा बेटा होता है। माया को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो ऋतु से माफी मांगती है। आई एम सॉरी ऋतु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उस दिन गहनों की चोरी नहीं हुई थी। वो गहने मैंने ही तुम्हारी अलमारी में रखे थे ताकि इल्ज़ाम तुम पर आए और मैं उसी कारण से बंटवारा कर सकूं। मैं बहुत बुरी हूँ। बस भाभी, अब गम और उदासी के दिन गए। अब हमारे परिवार में एक नन्हा मेहमान आया है, खुशियाँ ही लेकर आया है। थैंक यू ऋतु, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी देवरानी हो। ऋतु और माया दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और माया को सभी माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रूही एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। वो एक अमीर घराने में पली बड़ी होती है, लेकिन अनाथ होती है। उसके साथ उसकी बुआ वंदना ही रहती है। रूही की शादी गौरव से होती है, लेकिन गौरव उसकी आधी जायदाद लूटकर उसे छोड़कर जाता है। गौरव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? फोन रखो रूही, तुम बस खूबसूरत हो और मैं क्या,
हर एक इंसान किसी भी खूबसूरत चीज से जल्दी बोर हो जाता है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार किया था और अब वो प्यार खत्म हो गया है। इतना कहकर गौरव फोन कॉल कट कर देता है। गौरव गौरव बेटा, अपने आप को संभालो बेटा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने जब जब किसी से प्यार किया है तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला है, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा रूही। रूही बहुत रोती है और वो आईने पर फूलों का गुलदस्ता फेंकती है और आईना टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रूही बेटा, क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का बुआ। सब लोग मेरी सूरत से प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी मेरी सीरत से प्यार नहीं करता। क्यों बुआ, क्यों मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अभिशाप है? क्यों कोई मुझसे मन से प्यार नहीं करता? क्यों सबको सिर्फ मेरा तन और मेरा धन दौलत दिखती है? बस बेटा बस। वंदना रूही को गले से लगाती है। रूही बहुत सोचती है और वो तय करती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे लोग उसे उसकी खूबसूरती और शान शौकत से बढ़कर उसकी सीरत और उसके सच्चे मन से प्यार करें। अगले दिन रूही अपने बंगले से एक छोटे से मकान में रहने जाती है और अपने गोरे चेहरे पर काला रंग चढ़ा लेती है। रूही बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है बुआ जी। अब मैं देखूंगी कि कौन मेरी जिंदगी में मेरा साथ देता है और कौन मुझे छोड़कर जाता है। और तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? बुआ जी, मैं अब से एक फैक्ट्री में काम करूंगी और आम जिंदगी जीऊंगी। मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ बुआ जी, और मुझे कोई साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे शांति अब इसी रूप में मिलेगी। रूही अब एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। उसके काले रंग को देखकर कोई उससे जल्दी बात नहीं करता है, लेकिन एक दिन जब वो फैक्ट्री के बाहर ब्रेक टाइम में खाना खा रही होती है, तभी वहां पर पुष्कर नामक एक आदमी आता है। अरे वाह, कचौड़ियाँ! क्या आप मुझे इन कचौड़ियों में से एक कचौड़ी दे सकती हो? क्यों नहीं, ये लीजिए ना, ये लीजिए। शुक्रिया। आपका नाम? रूही। और आपका? पुष्कर। वैसे आप बहुत अच्छी हो, किसी से बातचीत नहीं, बस अपने काम से काम रखती हो आप। आपने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाए? मेरे काले रंग के कारण कोई मेरे पास ही नहीं आता, और आप भी आए हो तो इन कचौरियों की महक से। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मेरी स्वर्गवासी नानी जी कहा करती थी कि इंसान की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, और आप वाकई में दिल की बहुत अच्छी हो, या यूं कहूं तो आप दिल की बहुत धनी हो जी। धन्यवाद पुष्कर जी। अब ऐसे ही रूही और पुष्कर दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का तय करते हैं, और जब वो पंडित जी से मिलते हैं तभी, बच्चों, शादी का शुभ मुहूर्त तो आज ही है, और वो भी आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त अगले 7 महीनों बाद ही है। क्या? इतना लेट? रूही, मैं आपसे शादी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। और मैं भी पुष्कर। तो फिर हम इस मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं। हाँ पुष्कर, यही सही रहेगा। पुष्कर और रूही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और पुष्कर रूही को अपने घर ले जाता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। पुष्कर, आपका पूरा परिवार कहाँ है? आपने तो कहा था कि आप अपनी माँ, अपने पिता और भाई भाभी के साथ रहते हैं, फिर वो लोग कहाँ चले गए? दरअसल वो सभी दूसरे गांव गए हैं एक शादी में, कल तक आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है। रूही और पुष्कर एक साथ रहते हैं, और अगले दिन जब पुष्कर की माँ शीला, पिता हसमुख, भाई तेज और भाभी मोनिका आते हैं, तभी रूही अपने चेहरे को घूंघट के पीछे छुपाए बैठी होती है। देखिए, वैसे तो आपने बहुत गलत किया देवर जी, लेकिन कोई बात नहीं। जल्दबाजी में शादी की है, लेकिन मुहूर्त के कारण ही की है, इसीलिए हम सब कुछ नहीं बोलेंगे आपको। अरे मोनिका, जा आरती की थाली तैयार कर। हसमुख जी, शगुन के तोहफे दीजिए ना, जो हमें वहां से खरीदे थे। मैं पहली बार अपनी छोटी बहू को देखने वाली हूँ। मेरी बहू की मुंह दिखाई है। शीला जब रूही के चेहरे पर चढ़ा हुआ घूंघट उठाती है, तभी उसका काला रंग देखकर हैरान रह जाती है। अरे नहीं, ये क्या? ये तो कोयले से भी ज्यादा काली है। पुष्कर बेटा, तू इस काली कलूटी को कहाँ से उठा लाया? ये सब क्या है पुष्कर बेटा? तुम्हें जरा से भी अकल है कि नहीं?
तुमने एक काली लड़की से शादी कर ली। अरे तुम में क्या कमी है जो तुमने इस बदसूरत लड़की से शादी कर ली? आय हाय हाय हाय, देवरानी साहिबा तो एकदम अरे फुसकी बॉम्ब निकली। अरे मुझे लगा मेरे टक्कर की आई होगी, लेकिन ये तो मेरा 1% भी नहीं है। हाँ, बहुत ही गंदी चॉइस है आपकी देवर जी, कुछ भी कह लो। अरे और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा था कि होगी कोई सुंदर और अच्छे घराने की। ये तो एकदम बदसूरत और हमसे भी ज्यादा गरीब है। बस बहुत बोल लिया आप सब। आप लोगों का कोई हक नहीं है किसी की खूबसूरती या बदसूरती पर कोई भी बुरी बात करने का। और रूही अब कोई ऐरी गैरी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है, मेरी धर्म पत्नी। और जहां मेरी पत्नी की इज्जत नहीं की जाएगी वहां मैं भी नहीं रहूंगा। चलो रूही। पुष्कर अपना सारा सामान पैक करता है और वो घर छोड़कर जाने लगता है। अरे पुष्कर बेटा रुक जा। अरे पुष्कर बेटा। पुष्कर रुक जा पुष्कर। आय हाय हाय, बड़ी ही अपशगुनी है ये कल्लो तो। अरे नहीं मतलब देवर जी के जीवन संगनी बनते ही इसने तो कलेश करना भी शुरू कर दिया। अपनी काली और मनहूस शक्ल से मेरे बेटे के जीवन में, हाँ मेरे जीवन में भी अभी अंधेरा फैलाएगी। हाँ। रूही और पुष्कर अब बाहर सड़कों पर चलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश आने लगती है और उस बारिश में रूही के चेहरे और पूरे बदन पर लगा हुआ सारा काला रंग धुलकर चला जाता है और उसका असली चेहरा, उसका असली रूप पुष्कर के सामने आता है। रूही, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन क्यों? मुझे माफ कर दीजिए पुष्कर, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों के कारण मुझे ही करना पड़ा। रूही पुष्कर को सारा सच बताती है कि उसने ये नाटक क्यों किया, और उस सच को जानने के बाद हैरान और गुस्सा होने की जगह पुष्कर रूही को सीने से लगाता है। कोई बात नहीं रूही, मैं हूं आपके लिए। थैंक यू पुष्कर, आपने सही मायनों में मेरे मन की सुंदरता से प्यार किया है, ना कि मेरी बाहरी सुंदरता से। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। चलिए, अभी हमें ये जीवन का सफर साथ मिलकर तय करना है। पुष्कर और रूही वंदना के साथ रहने लगते हैं और रूही भी अपना बिजनेस फिर से शुरू करती है और पुष्कर भी फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता है और अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करता है और दोनों अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।